नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। आज हम हैं जौनपुर की सदर विधानसभा सीट के डीएम आवास में। डीएम आवास के बगल में है, उसके पास में है। बहुत सारे यहाँ निवासी हैं और हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं जनसत्ता दल से। इनसे भी बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि क्या है माहौल और जो यहाँ के निवासी हैं वो क्या सोचते हैं और कैसे प्रत्याशी को समर्थन करते हैं, उस पर भी सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मेरे साथ हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? अमित कुमार त्रिपाठी। अमित कुमार त्रिपाठी जी, 7 तारीख को मतदान होना है जी, और ये आखिरी दौर होगा मतदान का जी। अभी तक 3 दौर हो चुके हैं। परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है पिछले 3 में। जी जी। यहाँ से पूर्वांचल शुरू हो जाता है। आपको क्या लगता है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूर्वांचल क्या मोड़ लेगा? क्या वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी की, या फिर एक नया विकल्प खड़ा होगा? क्या सोचते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये डगर आसान नहीं है जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना बड़ा कठिन काम है। कठिन। और अगर बनाते भी है तो जब तक हमारे छोटे मोटे दल लोग सहयोग नहीं लेगी तब तक इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार नहीं बना सकती। अगर मैं बात करूं सदर विधानसभा की, जी, जातिगत समीकरण के आधार पर जी, किसका पलड़ा भारी नजर आता है आपको? देखिए, अब अपने अपने तो सभी पार्टियां अपने अपने में बीच हैं। भाजपा कहती हम जीत रहे हैं, सपा कह रही हम जीत रहे हैं, बसपा कह रही हम जीत रहे हैं, कांग्रेस कह रही हम जीत रहे हैं। सब लोग इस समय तो सभी लोग जीत रहे हैं, ठीक है। लेकिन सपा में तो आपसी घमासान है। और रही बात हमारे जो सदर विधायक हैं माननीय गिरीश जी, इनसे काफ़ी लोग रुष्ट हैं। क्योंकि इसलिए रुष्ट हैं कि इनके कार्य जो है, कार्य से और कुछ और इनके कारण ऐसे हैं जिसके कारण काफ़ी जनता नाराज़ है। और उसके बाद रही बात, नदीम जावेद जी भी आए हैं कांग्रेस से। इसके पहले हमारे फैसल हसन का जो है टिकट हुआ था, फिर बाद में इनका कटा ये है। इससे कांग्रेस में भी घमासान है, ठीक है। अब कुछ लोग, जैसे लोगों के, हमारी जो जनता है, इन लोगों के पास ये विकल्प ढूंढ रही है जी, कि आखिर किस प्रत्याशी को हम लोग वोट करें जो कि हम लोगों के बीच में रहे, ठीक है। अब इस समय हमारे एक छोटे भाई हैं रिंकू सिंह जी, दिनेश सिंह उर्फ रिंकू भैया के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। ये हमारे जनसत्ता दल पार्टी से जो है आप आए हैं, राजा भैया की पार्टी इनकी है। और इसमें इनका लोगों का जो नवयुवक हैं, नवयुवकों का रुझान और जो माताएं बहनें हैं, इनका रुझान बहुत अच्छा चल रहा है। हमें तो उम्मीद है कि नवयुवाओं का और माताओं बहनों का सहयोग अपार मिल रहा है इनको। रिंकू भैया को हम क्यों चुने हैं? क्या 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 देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि देखिए, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक कुछ लोगों को देखा हूँ। मैं गिरीश को भी जानता हूँ, कई लोगों को मैं नदीम को भी जानता हूँ। मैं सबको जानता हूँ जितने नेता हैं, और नज़दीक से भी मैं जानता हूँ। लेकिन दिनेश सिंह में मैंने कुछ देखा कि ये आदमी भले मुंबई में है, आप उद्योगपति हैं, ठीक है, इनका मुंबई में बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन इन्होंने वहाँ का सारा कारोबार छोड़ करके जौनपुर में लोगों की, जनता की सेवा करने का इन्होंने मूड बनाया है ना। आरोप तो ये लग रहा है ना कि इनको राजनीति की समझ ही नहीं है। तो पहली बार इसमें एकदम करेक्ट, आपने बहुत सही कहा। ऐसा है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको पढ़ने नहीं आता, उसको सिखाया जाता है। इनको सिखाने, ये बात रिंकू भैया से पूछ लें। एकदम पूछ लें। सर, आप पे सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये लग रहा है कि भाई आपको तो राजनीति नहीं आती, आप कैसे जनसेवा करेंगे? हम राजनीति करने कहाँ आए हैं, हम तो सेवा करने आए हैं। सेवा करने के लिए, तो सेवा करने के लिए अगर राजनीति करना ही नहीं है। वही, जब आप लोगों का प्यार स्नेह मिलेगा तो सेवा करेंगे। ये केवल नाम इनका मुंबई का, ये आप यहाँ जौनपुर शहर में रह करके हर साल आप देखेंगे जो है माँ शीतला धाम चौकियाँ में इन्होंने कई, मतलब वहाँ श्रृंगार महोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन होता है। और जो कुमारी, और थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं, सर से बात करें। सर, शुभ नाम क्या है आपका? प्रवीण सिंह। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सदर विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य है, 1 लाख से ज्यादा का वोट, 3 प्रत्याशी खड़े हैं और ये तय करेंगे राजनीति में
सदर विधानसभा में ये राजनीति को तय करेंगे कौन विधायक बनेगा। निश्चित रूप से आप इसके साथ मेरी बात से सहमत होंगे। ठीक। आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों का साथ रिंकू भैया को मिलेगा क्या, और क्यों मिलेगा? वैसे मुसलमानों का कुछ कहा नहीं जा सकता है, मुश्किल है, क्योंकि ये लोग जो प्लान सेट कर लेते हैं दिमाग में, माइंड में कर लिए वही करते हैं। क्योंकि हमें तो नहीं लगता है, एक तो जातिवाद का यहाँ पूरा हंगामा है, जातिवाद से ये लगता है कि रिंकू भाई वहाँ डिफीटेड होंगे कम। हम बात करते हैं बसपा की। बसपा का जो उनका खुद का वोट है, जो उनका कैडर वोट है ना, वो उनको नहीं समेट पाएंगे। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां उनके मन से निकल गया कि नहीं, हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है। लगभग 30 से 35% वोट को आपने अपने खेमे में कर लिया है। आप हम गांव बोल देंगे आपको, हम आप जाकर उस गांव का कर लीजिएगा सर्वे, आप देखे भी होंगे गांव को। बसपा लड़ाई में कहीं है ही नहीं जब उसका खुद का और उसके पास में नहीं है। नहीं, बसपा के पास तो मुस्लिम इसलिए भी नहीं जा रहा है, जो मेरी अपनी सोच रही है पूरे, अगर मैं उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ भी गया हूँ, उनको लग रहा है कि बसपा की जो भी सीट आएगी वो निश्चित रूप से बीजेपी के खाते में जाएगी। वो तो प्लान सी है ना, और वो प्लान बी है, प्लान बी मतलब प्लान सी, मेरे लैंग्वेज में प्लान सी है। प्लान सी है, क्योंकि प्लान बी जो है वो MIM है, MIM जो बीजेपी का प्लान बी है वो MIM है, और जो बसपा है वो प्लान सी है। अब प्लान डी जो है वो किसी को पता ही नहीं है। तो सपा से कैसे पार बसाएंगे? देखिए, सपा आपस में भिड़ी हुई है, उनके घर में युद्ध हुआ है टिकट को लेकर के। टिकट था पहले पप्पू मौर्य जी का, उनका टिकट काट के देने की बात हुई नदीम जावेद सिद्दीकी जी को, फिर उनको भी न दे करके टिकट दे दिए अरशद खान जी को, जो कि वो आते हैं शाहगंज विधानसभा से, वो यहाँ के है भी नहीं विधानसभा के, दूसरे विधानसभा से आप आ रहे हैं जो यहाँ के 7 साल से लगे हुए हैं, 15 साल से, उनका टिकट काट दिए। तो रोष तो है ही भाई, समर्थक इनके भी हैं, समर्थक उनके भी हैं, और समर्थक उनके भी हैं, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो शाहगंज में हैं। जो पप्पू जी के और जावेद सिद्दीकी जी के समर्थक हैं वो सदर में हैं। तो वो दोनों लोग इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये अंदर की बात है। तो उनके घर में घमासान मचा हुआ है, तो उसका फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि वो बीजेपी में जाएंगे नहीं, बसपा में जाएंगे नहीं। उनका ऑप्शन था नोटा, ठीक है, उनका एक विकल्प था कि हम नोटा पे जाएंगे हम, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई अगर बीजेपी कोई हरा रहा है तो रिंकू भैया है। चुनौती बड़ी है। विकास का जो हाल हमने यहाँ देखा है, सदर विधानसभा का विशेषकर सड़कों का जो हाल देखा है, कैसे भरोसा देंगे जनता को कि आप उस पर काम कर पाएंगे? देखिए, अभी तो हम उनसे बात ही कर सकते हैं, कमिटमेंट करेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे भाई। लेकिन ये जो आपने एक बात कही थी कि राजनीति आती नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये तो जनता कह रही है, मुझसे पूछ रही है, वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक्चुअली में वास्तविकता में जाए तो राजनीति को नेता लोग जो हैं कुछ बहुत गंदा कर दिए हैं, लुटेरे बहुत सारे आ गए हैं। एक साक्षात लुटेरा अभी आपको दिखाएंगे हम कभी, आप उनसे मिलेंगे भी कभी। उनका नाम है माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी। गिरीश चंद्र यादव जी के बारे में बात करें। हाँ, उनके सामने अगर लगाते हैं लुटेरा शब्द ना, तो कोई बुरा नहीं है वो। नहीं, किस आधार पे आप ये कह रहे हो? अभी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये किस आधार पे? इसका आधार आप किसी से पूछ लीजिए। पहले वो वकील साहब वो भी थे जी, आते थे। कौन सी बाइक थी भैया उनके पास? गिरीश जी के पास में सिटी 100 कुछ थी। उसकी भी जो कंडीशन थी कि यहाँ तक पहुँच जाएगी, गारंटी नहीं थी इसकी, तेल उसमें पड़ता ही नहीं था। ये हम नहीं बता रहे, अभी अब बताए ना वो स्थिति और आज की स्थिति। तो उन्होंने विकास किया ना, विकास तो सभी करते हैं, कल आप भी विकास करेंगे, तो वो तो विकास सही कहा आपने। ठीक है, आप अपना विकास किए, अपने परिवार का विकास किए, अपने खानदान का विकास किए। बोलते हैं ना वंशवाद, परिवारवाद, तो सबसे अधिक तो यहीं पर है। ये विधायक हैं, मंत्री जी हैं, प्रधान इनके घर का, BDC इनके घर का, ब्लॉक प्रमुख इनके घर का, जिला पंचायत इनके घर का। इनका बस चले
तो MP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब ने घर के ही हो जाए, वो तो बस नहीं चल रहा है इनका। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई विकास का उनकी। जो टक्कर मेरी बीजेपी से है वो टक्कर मेरी सीधा गिरीश से है जी। जो इनकी छवि है, जो इनकी कार्यशैली है, उनसे है। इन्होंने कुछ किया नहीं है। जो विकास की बात कर रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ लेके आए हैं पेपर पे, वास्तविकता में वो धरातल पे आया ही नहीं है। एक छोटी सी बात करेंगे भैया हम, शौचालय। इनके हिसाब से हर गांव में हो गया शौचालय, वो फाइल कंप्लीट है। हाँ, हम आपको एक एक गांव गिनाएंगे, हमारी फाइल कंप्लीट है। कभी आकर हमसे कोई डिबेट कर ले बैठ के। बगल का ही मामला बताते हैं गिरीश जी का। तो ऐसे 90% क्षेत्र हैं जहां पर शौचालय नदारद है। अगर वहां पर 2-3 बना भी रहेगा तो वो उनके पैसे से बना हुआ है वो। अब हम आ जाते हैं रोड रास्ते के ऊपर। हमारा एक फार्म हाउस है मुंबई में, मसा में, इसमें बहुत सारे आम के बाग। हाँ, वो आप देखे होंगे फेसबुक पे। तो वो लगता है एरिया किशन कथोरे का। उनका अगर क्षेत्र पहचानना हो आपको, तो अगर आपके गाड़ी का वाइब्रेशन बंद हो जाए और आपकी गाड़ी स्मूथ हो जाए, तो आप मान लो ये आ गया क्षेत्र किशन कथोरे का। अगर रात में आप जा रहे हैं उस रोड से, आपकी गाड़ी का अगर लाइट डिमी है या फ्यूज भी हो गया है, तो आप रोड लाइट से अपने घर पहुंच सकते हैं। उन्होंने वो विकास किया, तो उनका देखा मैंने वो कि यार अगर यहाँ हो सकता है तो वो वाला मॉडल तो आप यहाँ क्यों नहीं हो यहाँ सकता? लागू करेंगे। जी वो हाँ, वाला मॉडल आप यहाँ लागू और करेंगे, ये भरोसा दे रहे हैं। उनसे प्रभावित हूँ मैं। और जो उनका फार्मूला है कि इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे, वो मेरे पास फार्मूला भी है। अब अगर पार्ले जी वाला बता देगा तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ये हम फार्मूला लेके आएंगे धरातल के ऊपर उसको, कि हम मेंटेन कैसे करेंगे। युवाओं को रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, पूरे यूपी में है जी, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो रोजगार की समस्या बड़ी गंभीर है, लेकिन इसको किसी ने अभी तक गंभीरता से लिया ही नहीं है, क्योंकि लोग अपनी कुर्सी के चक्कर में लड़ रहे हैं। अभी हम एक ही बात को बार बार नहीं बोलना चाहते हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बना, नाम है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी उसका, और जौनपुर जिले में है वो। जौनपुर जिले के वहाँ पर 2 से 3%, 4 से 5% के ऊपर भर्तियाँ नहीं हुई वहाँ पर। वैसे ही मेडिकल कॉलेज बना, भी बन रहा है वो। मंत्री जी आए, उसका फीता काट दिए हैं कि नहीं चालू है वो, वास्तविकता में बंद ही है वो, चला नहीं वो। उसमें जितनी भी भर्तियां हैं, अगर हम उसमें 50 to 75% भाई स्थानिक हैं, क्षेत्रीय हैं, हमको उसका हक मिलना चाहिए, हमको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। जब उससे होने वाली असुविधाएं हम झेलेंगे, कल को वहाँ ट्रैफिक होगा, शोरगुल होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा वहाँ पर, तो वो हम झेलें। और नौकरी की बात आई, रोजगार की बात आई, तो अगर कोई बाहर से लेगा, हमें बताएं यहाँ के लोग कि जितनी भर्तियां हुई हैं सब लखनऊ से हुई हैं। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल। ये रोजगार का मुद्दा है भैया। शिक्षा की बात कर ले तो मेडिकल कॉलेज है वो, अभी चालू नहीं हुआ है वो, पेपर पे चालू हो गया है। अब पगार जाता होगा वो अलग बात है, पीछे से पकड़ जाता। हाँ। तो ये थे हमारे साथ रिंकू भैया, और भी इनसे चर्चा करते रहेंगे और इनके साथियों से चर्चा भी करेंगे। कुछ और लोगों से जानेंगे कि वास्तव में सदर विधानसभा के जो हालात हैं, क्या वो बदलेंगे, क्या यहाँ से अब की बार बदलाव की बहार चलेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा सदर विधानसभा का विधायक। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।